नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर विश्व इतिहास कब शुरू करोगे, विश्व इतिहास कब शुरू करोगे। तो आप लोगों की इस क्यूरी को देखते हुए, आपकी इस मांग को देखते हुए मैंने विश्व इतिहास जो है पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। और आज से पुनर्जागरण का प्रारंभ हमने किया है, पुनर्जागरण वाले टॉपिक का। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें और एक अपना शानदार वाला रजिस्टर बनाएं, अच्छे क्वालिटी के पेन लें और बढ़िया तरीके से उनको लिखते जाएं, क्योंकि नोट्स बनाने का काम एक ही बार होता है और बढ़िया तरीके से काम करें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इतना पढ़ाऊँगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊँगा कि आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे वो फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी आने वाले 3-4 साल तक। ठीक है, और यदि इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आपको पुस्तक उठानी पड़ेगी। इतना डिटेल में मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि सवाल बाहर ना जाए। ठीक है, या फिर अभी तक मार्केट में अन्य यूट्यूब पे या ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी किसी ने भी इतना गहराई से नहीं पढ़ाया होगा, उतना गहराई से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं फिर यही कहूँगा कि अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर और अच्छी क्वालिटी का पेन अपने साथ में रखना और बढ़िया तरीके से जिस प्रकार से मैं लिखता जाता हूँ वैसे के वैसे आप लिखते जाना। मैं भी भाषा देकर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ और यदि अधिक समय लगा तो हो सकता है मैं शॉर्ट में लिखूं, लेकिन आपको पूरी भाषा देकर ही लिखना है, क्योंकि अभी तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं क्योंकि मैं बोल रहा होता हूँ और आप सुन रहे होते हैं तो चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन मानविक प्रवृत्ति है कि हम भूल जाते हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 15 दिन बाद। ठीक है, अब 15 दिन बाद मान लो भूल गए तो फिर अब वो संकेत में आपने लिख लिया, अब उसका पता ही नहीं चलेगा कि ये संकेत क्या कह रहा है, क्योंकि उस समय तो अभी वर्तमान में तो मैं बोल रहा हूँ तब तो चीज़ समझ में आती है, लेकिन बाद में तो मैं नहीं बोलूँगा और वीडियो वापस जाके आप देख नहीं सकते। इसलिए चीज़ को पूरी भाषा देकर लिखना, मैं भी भाषा देकर लिखने का प्रयास करूंगा। समय अधिक लगेगा तो हो सकता है मुझे शॉर्ट में लिखकर कंटेंट पूरा दूंगा, लेकिन चीज़ों को शॉर्ट में लिख के और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके और जो है पूरा लिखना और फिर आप वीडियो को फिर कंटिन्यू रखना। इस प्रकार से करना। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो लगभग 1-1.5 घंटे की, 1 घंटे से ऊपर ही रहेगी और 1.5 घंटे तक मैं देने का प्रयास करूंगा ताकि अपना कोर्स जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। ठीक है, और ये जल्दी हो जाएगा विश्व इतिहास तो अपन जो है अन्य कोई दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे। उधर आपको पता ही है प्राचीन भारत चल रहा है, उसमें 15 से 20 क्लासें और बची हैं और जैसे ही 15-20 क्लासें प्राचीन भारत की होंगी फिर हम आधुनिक विश्व का इतिहास, सॉरी आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ कर देंगे, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे और प्रयास ये करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले इन दोनों को निपटा के और मेडाइवल की कुछ क्लासें और ले ली जाएं, या जो जटिल पोर्शन है उनको मैं आपको पढ़ा दूं, तो आपका जो फर्स्ट ग्रेड वाला कोर्स है वो लगभग लगभग कवर हो जाएगा और कोशिश यही करेंगे कि कवर हो भी। ठीक है, तो चलिए मैं बिना समय लगाए पुनर्जागरण को स्टार्ट करता हूँ। पुनर्जागरण हम पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से सवाल भी आते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि एग्ज़ाम पास हो नहीं हो, जिंदगी पास करनी है तो पुनर्जागरण पढ़िए और प्रबोधन पढ़िए। 2 टॉपिक विश्व इतिहास के सबसे शानदार टॉपिक हैं जो मेरी दृष्टि में मुझे अच्छे लगते हैं। आपका मुझे नहीं पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई संपूर्ण विश्व इतिहास से मेरे को 2 टॉपिक सेलेक्ट करने को कहे तो मैं पहले नंबर पे तो प्रबोधन काल को चुनूंगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और दूसरे इसको चुनूंगा पुनर्जागरण को। ठीक है, खैर कभी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। चलिए मैं हेडिंग डालता हूं और फिर हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, पुनर्जागरण हम पढ़ेंगे, पुनर्जागरण को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पुनर्जागरण में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे परिचय। ठीक है, परिचय देखेंगे। परिचय में हम देखेंगे इसका अभिप्राय क्या होता है, पुनर्जागरण का अभिप्राय या इसका जो अर्थ है शब्द का, वो हम देखेंगे। उसके बाद पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया, है ना, पहली बार पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने और किस अर्थ में किया, और अंत में हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा भी देख लेंगे कि पुनर्जागरण की परिभाषा जो है
वो क्या है, ठीक है, परिभाषा देखेंगे। उसके बाद पुनर्जागरण में हम देखेंगे कि आखिर इसके कारण क्या थे, है ना, पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे वो देखेंगे। फिर इटली में ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो इटली में ही क्यों हुआ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है, तो उसको भी हम देखेंगे कि इटली में ही क्यों हुआ ना, इटली में ही क्यों, ठीक है, इटली में ही क्यों, ठीक है, इटली में ही क्यों हुआ, एक ये देखेंगे। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं इसमें, वो देखेंगे हम इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं जिसके समझ में आ गई वो इसके प्रश्नों को बढ़िया तरीके से हल कर पाएगा, क्योंकि विशेषताओं से सवाल बनता है ना, विशेषताओं से सवाल बनता है। विशेषताएं तब समझ में आएगी जब आपको ये कारण समझ में आ जाएंगे ना कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, वो कारण समझ जाओगे तो विशेषताओं को भी आप बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके बाद इसका जो एक सवाल जो अधिकतर बनता है वो यहाँ से भी बनता है, इसका जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र जो है वो, यानी कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव था, तो वो हम देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में सब, मतलब बहुत बड़ा काम था साहित्य का और कला का, है ना, पेंटिंग वगैरह शानदार बनी, मूर्तियां शानदार बनी, गजब का साहित्य लिखा गया, है ना, आज भी रिलेवेंट है वो साहित्य। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके बाद अंत में इसके परिणाम और प्रभाव देख लेंगे, और कुछ विविध तथ्य रहेगा तो वो देख लेंगे, है ना। तो हम अंत में देखेंगे परिणाम और क्या इसके प्रभाव रहे, और कुछ छूट जाएगा तो विविध तथ्य के रूप में देख लेंगे, ठीक है, विविध तथ्य देखेंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 डायमेंशंस को छूते हुए पुनर्जागरण को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सवाल एक भी बाहर ना जाए आपके एग्जाम में, है ना। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। चलिए बिना देर लगाए मैं आपको सीधा इसके परिचय पे लिए चलता हूँ। इस शब्द का क्या अर्थ होता है, और क्या माजरा था, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभिप्राय की मैं बात करता हूँ। पुनर्जागरण ये अंग्रेजी के एक शब्द रेनेसा से बना है। इसकी जो है स्पेलिंग में लिख देता हूँ, रेनेसा, है ना, ENCE, ठीक है। ये शायद ए आएगा मेरे हिसाब से, देख लेना, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बाकी एक ही जगह ई होगा। इंग्लिश थोड़ा सा मेरा जो है वीक पॉइंट है। चलिए, रेनेसा एक शब्द है अंग्रेजी का, है ना। तो सॉरी, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रेनेसा, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना, री अवेकिंग, ठीक है, री अवेकिंग होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, फिर से जागने का मतलब क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति कहें या जो भी चीज है, कोई जो है पहले जगा हुआ था और सो गया और वो जागी, तो कहते हैं फिर से जगना, है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि सुबह 5 बजे का अलार्म भर के और सो जाते हैं साहब, अलार्म सेट किया मोबाइल में और उसको सिराने रखा और सो जाते हैं कि भाई सुबह 5 बजे खड़े होके और हमको पढ़ना है। तो जैसे ही 5 बजे मोबाइल बजा, हम जगते हैं एकदम फड़फड़ाते हुए, और उठाया मोबाइल, सबसे पहले अलार्म बंद किया, वापस उसको बंद किया और सो जाते हैं साहब, और फिर आराम से मस्त सोते हैं, 8 बजे फिर खड़े होते हैं। तो फिर खड़े होते हैं, देखो मैंने क्या कहा, फिर खड़े होते हैं, जबकि मोबाइल जब बजा तब मैं जगा, तब मैंने ये नहीं कहा कि मैं फिर खड़ा हुआ, क्योंकि वो तो पहली बार खड़ा हुआ था, है ना, और पहली बार खड़ा होके और अलार्म को बंद किया और मैं सो गया और फिर जगा 8 बजे। तो ये फिर जो 8 बजे जग रहा हूं, ये है फिर से जगना, और उसी को कहते हैं रेनेसा, पुनर्जागरण, कि दोबारा जगना, है ना। पहले मैं जगा लेकिन फिर सो गया और फिर जगा बाद में, यानी 3 स्थितियां बन रही हैं। देखो, जागना सबसे पहले बन रही है, जागना, है ना, जागने के बाद फिर सोना, सोना, है ना, सोना का मतलब ये धातु नहीं है, ये क्रिया है ना, और फिर जागना, ये है जागना, ठीक है, ये है फिर, है ना, फिर जागना। तो ये 3 स्थितियां बन रही हैं,
तीनों स्थितियों के पीछे कारण ये यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं। क्या हुआ था यहाँ पर आखिर ऐसा कि पहले जग रहे थे, फिर सो गए, फिर जगे, है ना? तो देखिए, कोई भी जो इतिहास होता है उसको हम तीन पार्टों में बांटते हैं। ये एक वैज्ञानिक विभाजन है, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से जब हम इतिहास को बांटते हैं तो तीन भागों में बांटते हैं, चाहे वो यूरोप का इतिहास हो, या भारत का इतिहास हो, या विश्व का इतिहास हो, या राजस्थान का इतिहास हो, या व्यक्ति का इतिहास हो, किसी का भी इतिहास हो, उसको हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो मान लें कि ये प्राचीन काल है, ये क्या है? प्राचीन है। ये क्या है? मध्यकाल है। और ये क्या है? आधुनिक काल है, एक तरीके से, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने इसको बांटा, ये बांटा, ठीक है। अब इसका समय यदि हम देखना चाहें सॉरी, तो ये जो समय है ये आता है करीब 5वीं सदी का, 5वीं सदी से पहले पहले का, है ना, 5वीं सदी, आरंभ से 5वीं सदी का। ये 5वीं से और जो है 15वीं सदी तक का आता है ना, 5 से 15वीं सदी तक का, ठीक है। और ये 15वीं सदी से और जो है करीब अब तक का ही मान लो, आधुनिक तो अब तक का ही है, ठीक है। वैसे कुछ जो लेटेस्ट इतिहास है ना उसको थोड़ा सा लेटेस्ट में काउंट कर लेते हैं, आधुनिक को थोड़ा पीछे रोक देते हैं, लेकिन आप ऐसा ही समझें अभी तक, है ना, कि आधुनिक का ही है, 15वीं सदी से बाद का। ये हम लिख सकते हैं 15वीं सदी से बाद वाला, ठीक है। 15वीं सदी से बाद वाला जो इतिहास है ये इसमें चला जाएगा। समझना, मैं इसको पुनर्जन्म को समझाना चाह रहा हूं कि आखिर क्या हुआ। तो देखो, आरंभ में ये बात कर रहे हैं हम यूरोप महाद्वीप की, ठीक है। आरंभ में यूरोप में जो है प्राचीन काल में, है ना, ये सॉरी प्राचीन लिख दिया, ये प्राचीन काल में यूरोप महाद्वीप में सब जगे हुए थे। जगने का मतलब यहाँ पे देखो मानवता से है ना। ये जगना सोना किसका है? मानवता का, न कि मानव का। ये थोड़ा सा आप ख्याल रहे आपको, ठीक है। जो प्राचीन काल जो था यूरोप महाद्वीप का, वहां पे सारे लोग जगे हुए थे। जगने का मतलब अवेकिंग थी उनके अंदर, है ना, मतलब उनकी जो चेतना थी वो जागृत थी, उनकी बुद्धि जो थी वो सही दिशा में काम कर रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये है। और क्यों ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसमें देखो यूनानी सभ्यता पनपी, है ना, प्राचीन काल में यूनानी सभ्यता पनपी, रोमन सभ्यता पनपी, है ना, रोमन सभ्यता पनपी, और इसमें बड़े बड़े विद्वान हुए थे। यूनान में आपको पता होगा हेरोडोटस जो इतिहास के जनक कहलाते हैं, हेरोडोटस हुए, है ना, थ्यूसिडाइडीज हुए। कौन हुए? थ्यूसिडाइडीज हुए, है ना। इसके अलावा प्लेटो, है ना, सुकरात, ठीक है, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इतने महान लोग जिस देश में हुए हों वो तो सीधी सी बात है वो जगह ही होगा, है ना। ये इतने महान लोग थे कि इन्होंने, देखो, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है, पेशीय विज्ञान का जनक कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। तो इन्होंने कमाल किया था। थ्यूसिडाइडीज ने भी है जो उस जमाने में वैज्ञानिक इतिहास लिखा, हम आज भी नहीं लिख पाते, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा था थ्यूसिडाइडीज ने, है ना। पेलोपोनेशियन युद्ध इसने लिखा, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी, है ना, प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखी, अरस्तु ने द पॉलिटिक्स लिखी, है ना। तो सुकरात का प्रसिद्ध कथन आपको पता ही होगा, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है ना। मतलब ये कमाल के लोग थे, इतने जगे हुए थे। रोमन सभ्यता में हम लीवी का नाम पढ़ते हैं, टेसिटस का नाम पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे पॉलीबियस वगैरह का नाम पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़े विद्वान लोग थे। लेकिन 5वीं सदी तक आते आते यूरोप महाद्वीप की जो ये जो इनका जो बौद्धिक लेवल था वो एक तरीके से चरमरा गया, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम था वो कुछ इसी तरीके का आ गया था, है ना। वहाँ का सिस्टम कुछ इसी तरीके का आ गया था कि लोगों की जो धारणा थी वो आध्यात्मिक हो चली थी। उन लोगों ने 5वीं सदी तक आते आते, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने 5वीं सदी तक आते आते यह मान बैठे कि ये जो संसार है जिनको हम आंखों से देख रहे हैं ये मिथ्या है, ये सार नहीं है इसमें। और सार है तो किस में है? पोप में है। सार है तो किस में है? चर्च में है। सार है तो सिर्फ ईश्वर में सार है ना। सिटी ऑफ गॉड जैसी पुस्तकें संत अगस्टाइन ने लिखी थी, आपको पता होगा। तो ये लोग जो है इस संसार को मिथ्या मान बैठे, इसलिए इन्होंने जो है इनकी जो
अवेकिंग थी वो चली गई, जो जागरूकता थी वो चली गई, और ये अज्ञानता की नींद में सो गए। ये धर्म के ढकोसले में ऐसे ढक लिए गए कि इन लोगों को पता ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, हमारा इस जहां में आने का उद्देश्य क्या है, उससे ही ये भटक गए। हमको क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का भान नहीं रहा, तर्क रहा ही नहीं इनके अंदर, है ना। और ये बस एक परंपरागत ढर्रे पर अपना जीवन जीने लगे, और उस अज्ञानता की नींद में ऐसे सोए कि आने वाले 1000 साल तक ये उस गहरी नींद में संपूर्ण यूरोप महाद्वीप सो गया। पूरा यूरोप इस ही अज्ञानता रूपी अंधकार में छा गया। इसलिए आने वाले 5वीं सदी से बाद का जो 1000 का साल है, 1000 वर्षों का जो इतिहास है, यानी कि 5वीं से 15वीं सदी के बीच का ये जो इतिहास है, ये यूरोप महाद्वीप का अंधकार का युग कहलाता है ना। सॉरी, अंधकार का युग कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में वैज्ञानिकता रही नहीं, जागरूकता नहीं रही, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, मतलब अज्ञानता का अंधेरा। कोई प्रशासन का ढंग नहीं, जैसे प्रशासन हो रहा है वैसे हो रहा है। बस सब लोग ये समझते थे ये नियति है, ये डेस्टिनी है, हमारे भाग्य में यही लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला ईश्वर है। लोग इस प्रकार से जो है कर्म का त्याग कर बैठे, और बस डेस्टिनी के बहाने, मतलब डेस्टिनी के भरोसे हो गए सब, कि जो नियति तय करेगी वही होना है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में इन्होंने ना तो कोई प्रशासन पे ध्यान दिया, ना साहित्य पे ध्यान दिया, ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना सफाई पे ध्यान दिया। चारों ओर कचरा पड़ा है तो पड़ा है, कोई बीमारी फैल रही तो फैल रही है, कोई जो जागरूकता नहीं। इस प्रकार का जो है मामला था। और यदि कुछ करते भी थे तो सिर्फ ईश्वर के लिए करते थे। कोई साहित्य लिखा जा रहा है तो ईश्वर पर लिखा जा रहा है, कोई गीत भी लिखा जा रहा है तो ईश्वर पर लिखा जा रहा है, कोई पेंटिंग बनाई जा रही है तो वही चर्च और पोप की बनाई जा रही है, कोई गाना भी गाया जा रहा है तो चर्च और पोप भी गाया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है तो वही चर्च और पोप। बस सब सब जो कुछ है वो बाइबिल है, जो कुछ है जो पोप है, जो कुछ है जो चर्च है। इस प्रकार का जो है धर्म का ढकोसला बनाकर और पूरे यूरोप को ढक लिया गया, और ऐसा ढका कि 1000 साल तक वो ढक्कन खुला ही नहीं। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। बैंकर ने एक बात कही थी कि सत्य जो है ना वो सत्ता की नहीं, समय की पुत्री होती है। सत्य किसी सत्ता के ढकने से कभी भी ढका नहीं जा सकता, समय पाकर वो उदय होता है, क्योंकि सत्य जो है समय की पुत्री है। और कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है विद्यार्थियों, समय पाकर समय समय को भी उदय कर देता है ना। यही हुआ, जो सत्य था वो समय पाकर उदय हुआ। 15वीं सदी जैसे खत्म हुई, लगभग एग्जैक्ट सन भी हमको बताई जाती है 1453 में, जब पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था उसका नाश हुआ, और तुर्कों ने जब ईसाइयों के ऊपर विजय प्राप्त की, तो पॉप का जो ढकोसलाबाजी था वो सब खत्म हुआ। लोगों के जहन में जो ये बात खुशी पड़ी थी, ये जो रॉन्ग नंबर डाल दिया गया था कि पॉप ही सब कुछ है, वो बात खारिज हो गई जब इस्लामियों ने और ईसाइयों को पराजित किया। पॉप जब पराजित हुआ तो पॉप और चर्च दोनों की प्रतिष्ठा को जबरदस्त आघात पहुंचा, और तब जाके इनके अंदर जागरूकता आई कि यार वास्तव में ये पॉप वगैरह को, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, ईश्वर तक पहुंचने का जो मीडिएटर पॉप को मान रहे थे, वो सब ढकोसलेबाजी है, सब दिखावा है, छलावा है, कुछ नहीं है ये सब। तब जाके इनको जागरूकता आई, है ना। तब ये उस अज्ञानता रूपी नींद से जगे, और उसी को कहते हैं फिर से जागना। अब फिर से जागना क्यों? क्योंकि जागरूकता तो इनके अंदर पहले से थी, लेकिन ये सो गए थे मध्यकाल में आते आते। लेकिन 15वीं सदी में आते आते जो है इनको फिर से अवेकिंग आई, इनके अंदर जागरूकता आई, और इन्होंने तर्क का, बुद्धि का, परीक्षण का, आलोचना का, विश्लेषण करने का इनके अंदर हुनर पैदा हुआ। और उसी के चलते जो धर्म का ढकोसला था, जो पॉप ही सब कुछ है, चर्च ही सब कुछ है, ये जो एक मिथ्यापन था, इसको इन्होंने हटा के फेंक दिया, और ये तर्क की बात करने लगे, परीक्षण की बात करने लगे, आलोचना की बात करने लगे, विश्लेषण करने की बात करने लगे, और तब ही चीजों को स्वीकारने लगे, है ना। और जब ऐसा करने लगे तो इसने यही जाना, यही पाया कि मानव का ज्ञान मानव के लिए, मानव के द्वारा होना चाहिए। इसको मानववाद कहते हैं। मानववाद इस काल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। ठीक है, तो आप पुनर्जागरण क्या है विद्यार्थियों बेहतरीन तरीके से और आप समझ गए होंगे जिस प्रकार से मैंने समझाने का प्रयास किया है
कि फिर से समझिए। देखो मैं अब शॉर्ट में समझा के आगे बढ़ता हूँ। प्राचीन काल में यूरोप महाद्वीप जो था वो जागा हुआ था। जागने का मतलब अवेकिंग थी, है ना, अवेयरनेस थी उनके अंदर, और बहुत बढ़िया साहित्य वो लिख रहे थे और बढ़िया से जिंदगी जी रहे थे। और इनका बोलबाला था, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, तुसिडाइटिस, हेरोडोटस, इनका खूब बोलबाला रहा है। आज भी हम इनको विद्वान ही मानते हैं, उस जमाने में विद्वान थे, है ना। तो इतना सब कुछ था तो ये जगे हुए थे। इस स्थिति को कहा है विद्वानों ने जागना। लेकिन जैसे ही ये 5वीं सदी आई, लगभग पूरा सिस्टम बदल गया और धर्म के ढकोसले ने इनको ढक लिया और ये लोग अज्ञानता की नींद में सो गए और 1000 साल तक, 1000 साल तक सोए रहे। और आप देखोगे कि इस साल में 5वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में कोई वैज्ञानिक का आविष्कार नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देखिए। कारण यही था कि धर्म के डकोसले में सब सोए हुए थे। आविष्कार करना है तो किसके लिए करना है, ये संसार तो मिथ्या है ना, इस ढकोसले में सो गए। और जैसे ही धीरे धीरे चीज, बहुत सारे कारण थे, ये कारणों को हम यहां पढ़ेंगे कि कौन से कारण थे कि इनको फिर से चेतना आई इनके अंदर, ये क्यों जगे ये हम पढ़ेंगे, और इटली में ही सबसे पहले क्यों जगे ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। लेकिन फिर से जगने का क्या मतलब होता है ये आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके अभिप्राय पर। अभिप्राय की बात तो मैंने कर ही ली है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभिप्राय की बात करेंगे। फिर पहली बार इसका प्रयोग किसने किया, जैसे वैशाली ने किया था। सबसे पहले इटली के विद्वान थे, इटली के ही विद्वान थे वैशाली। उन्होंने जो है लाइफ ऑफ आर्ट, जीने की कला नाम से एक पुस्तक लिखी। अब सोचिए, पुस्तक का टाइटल देखिए, क्या गजब का टाइटल डाला जा रहा है ना, लाइफ ऑफ आर्ट ना, जीवन की कला। सोचिए ऐसे इस टाइटल से पुस्तक लिखी है तो इस पुस्तक में लिखा क्या होगा, आप सोच सकते हैं, है ना। तो उसने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। फिर और वो जो प्रयोग किया था वो कला के क्षेत्र में किया था, है ना, मतलब मूर्ति कला और शिल्प कला के क्षेत्र में। उसके बाद फिर इस शब्द को जो लोकप्रिय जो बनाया वो दिदरो ने बनाया था। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान थे दिदरो, उसने जो है लोकप्रिय बनाया और साहित्य के क्षेत्र में उसका प्रयोग किया। और फिर बाद में बैंकन ने भी जो है पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे, फिर परिभाषा देखेंगे एक दो विद्वानों की, और फिर ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे कारणों पर। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई होंगी विद्यार्थियों, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और यकीन है। ठीक है, अब चलिए मैं अर्थ को मेरे शब्दों में लिख देता हूँ ताकि आप भी बेहतरीन तरीके से लिखें, नोट्स बनाएं। इस चीज को भी आप जो है समझने के लिए अपने जो नोटबुक है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये नाम भी आप लिख लेना भले ही, क्योंकि चीजें लिखी हुई जो रहती है ना वो हमेशा बोलती हैं, है ना, और सुनी हुई चीजें बार बार जब नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो मिस हो जाती हैं, और फिर हमारा जो प्रश्न जो है ना एग्जाम में वो गलत हो जाता है कई बार। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए मैं इस अभिप्राय को यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ। देखो, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण आंग्ल शब्द, आंग्ल भाषा के शब्द, आंग्ल भाषा के शब्द रेनेसा का अनुवाद है ना। आंग्ल भाषा के शब्द रेनेसा, ANCE, रेनेसा का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, हिंदी अनुवाद है। ठीक है, रेनेसा का हिंदी अनुवाद है क्या, पुनर्जागरण शब्द। ठीक है, रेनेसा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आंग्ल भाषा का शब्द है, और रेनेसा का हिंदी अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण। रेनेसा मूल रूप से फ्रांस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रेनेसा, मूल रूप से तो, है ना, और जिसका अर्थ क्या होता है, फिर से जागना। ठीक है, तो मैं इस बात को यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि रेनेसा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। रेनेसा मूल रूप से रेनेसा मूल रूप से हिंदी क्या, फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच, या आप इसको फ्रांसीसी पढ़ना, फ्रांसीसी। ठीक है, भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है,
जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ, मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। ठीक है, फिर से जागना। ठीक है, फिर से जागना, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, फिर से जागना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। अब देखो, फिर से जागने का मतलब यहाँ पे कोई इंसान का जगना नहीं है, यहाँ पे है मानवता का जगना, है ना। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या पता आप वहां तक जाते जाते भूल जाए। फिर से जगने का मतलब जो है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि अपना बोर्ड बढ़िया से जो है, फिर से जगना, फिर से जागने से तात्पर्य क्या है, फिर से जागने से तात्पर्य है मानवता का जगना, मानवता का जगना है, मानवता का जगना है ना, न कि मानव का जगना, ना न कि मानव का जगना। ठीक है, न कि मानव का जगना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फिर से जगने का तात्पर्य मानवता का जगना है, न कि मानव का जगना। ठीक है, अब देखो, इसको यदि हम ऐसे व्यवहार में समझें कि इसकी एक व्यावहारिक परिभाषा हम निकालें नॉर्मल सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में जो जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, वो जो परिवर्तन हुए थे उन परिवर्तनों को हम पुनर्जागरण बोलते हैं। परिवर्तन क्या हुए कि मध्यकाल की जो सारी कुरीतियां थी उनको उनका त्याग करके, और जो प्राचीन गौरव था उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो परिवर्तन हुआ था, उन परिवर्तनों को हम पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब प्राचीन गौरव यानी कि यूनान की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, इतने विद्वान लोग हुए थे, उन उस प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए जो काम किया, यानी कि मध्यकाल में जो रूढ़ियां आई उनको हटाकर और प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित किया आधुनिक काल में, है ना। जैसे अभी मैंने 3 काल बताए थे ना, तो बस उसी को हमको भाषा देकर लिखना है। ठीक है, मैं बार बार उसको नहीं बोलूंगा। तो देखिए, एक इसका व्यावहारिक परिभाषा में यहाँ पे रखूं या व्यावहारिक पक्ष रखूं, व्यावहारिक पक्ष, व्यावहारिक पक्ष किसका, मतलब हम पुनर्जागरण की एक सामान्य परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 14वीं से 16वीं सदी के मध्य, सदी के मध्य के मध्य मध्यकाल में प्रचलित रूढ़ियों के स्थान पर मध्यकालीन प्रचलित मध्यकालीन प्रचलित रूढ़ियों को रूढ़ियों को समाप्त करके, रूढ़ियों को समाप्त करके और प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए, और प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए, प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए जो परिवर्तन किए गए, जो परिवर्तन किए गए उन्हें, जो परिवर्तन किए गए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, पुनर्जागरण की जो एक बेसिक परिभाषा थी या पुनर्जागरण शब्द का क्या अभिप्राय है, वो मुझे लगता है समझा चुका हूं और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। पुनर्जागरण के लिए पुनर्जन्म भी आपको मिल सकता है ना, फिर से जगना भी मिल सकता है ना,
बौद्धिक जागरूकता जैसा शब्द भी आपको जो है देखने को मिल सकता है, सांस्कृतिक चेतना भी मिल सकता है ना। तो इन शब्दों को भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, ठीक है। सॉरी, पुनर्जागरण हेतु देखो कौन कौन से शब्द मिल सकते हैं आपको। पुनर्जागरण, सॉरी सॉरी, पुनर्जागरण, है ना। पुनर्जागरण को और किस नाम से जाना जा सकता है? फिर से पुनः जगना, पुनः जगना, है ना, फिर से जगना, फिर से जगना। इसके अलावा जो है पुनर्जन्म भी आपको मिल सकता है, पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म। इसके अलावा जो है बौद्धिक चेतना, बौद्धिक चेतना जैसा शब्द भी मिल सकता है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान मिल सकता है ना। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, है ना। ये सारे शब्द जो हैं ये पुनर्जागरण के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इनको बढ़िया तरीके से तैयार करके रखना कि कोई सा भी शब्द एग्जाम में दिया हुआ आ सकता है, बस आपको भाषा पकड़नी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो दावा कर रहा हूँ सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं एक सामान्य शब्दों में आपको बढ़िया तरीके से समझा दे रहा हूँ। समझ में आपके आ गया तो आप आंसर निकाल लोगे। क्योंकि मैं जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर इसी शब्दावली का प्रयोग करे। कारण क्या है कि एग्जामिनर थोड़ी जटिल शब्दावली का इस्तेमाल करता है, मैं जटिल शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंतर, एग्जामिनर तो इसलिए प्रश्न बना रहा है कि आप उलझें, और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप समझें, बस यही समझना है ना। तो मैं आसान भाषा का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, और एक बार आपको समझ में आ गया फिर आप पिछले साल के पेपरों से प्रैक्टिस कर लेना, तो आप जो है किसी भी प्रकार का पेपर आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। और ये सब करने के बाद कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेना तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बस ये करना है। तो चलिए, ये काम हो गया। अब हमने जो है ये अर्थ, अभिप्राय या इसका क्या अर्थ होता है ये हमने पूरा पढ़ लिया है विद्यार्थियों, ठीक है। अब मैं आता हूँ पहली बार इसका प्रयोग किसने किया, इस पर हम जो है चर्चा करते हैं, इस वाले बिंदु पर चर्चा करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको उतारें, बढ़िया तरीके से उतारें, और हम आगे की चर्चा अगली स्लाइड पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, और हम पहली बार इसका प्रयोग किसने किया इसकी बात हम करेंगे। पहली बार प्रयोग, मैं इसको पूरा ही मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड आधा तो वैसे ही भर गया है ना। यदि इसको नहीं मिटाएंगे तो फिर हमको बार बार जो है मिटाने के लिए मतलब जगह कम, लिखने के लिए जगह कम पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा होगा। आप अधिक से अधिक कमेंट करना ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोगों को जो है समझ में आया है बढ़िया तरीके से, और कंटेंट कैसा लगा ये भी बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है। और क्या परिवर्तन करना चाहिए वो भी बता सकते हो, मैं आपके परिवर्तनों को, आपके सुझावों को जरूर लूँगा, ठीक है। तो मैं प्रत्येक कमेंट देखता हूँ, तो जरूर आप लोगों के कमेंट भी देखूंगा इस कंटेंट के बारे में, और जो मेरा टीचिंग मेथड है उसके बारे में जरूर कमेंट करना कि सर अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, ठीक है। चलिए, पहली बार प्रयोग किसने किया? पहली बार प्रयोग, ठीक है। पहली बार प्रयोग की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो जॉर्जियो वेसारी के द्वारा किया गया था ना। जॉर्जियो जॉर्जियो वेसारी, है ना। जॉर्जियो वेसारी ने जो है पहली बार प्रयोग किया था। वेसारी एक इटालियन लेखक थे, इटली के थे ये ना, इटली के थे, ठीक है। वेसारी जो है इटली के थे, और इन्होंने सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। किस, कहाँ किया इसने? इनकी एक पुस्तक का नाम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या नाम था उसका? लाइफ ऑफ आर्ट, है ना। पुस्तक क्या है इनकी? ओहो सॉरी सॉरी, पेन ने दरअसल स्याही अधिक फेंक दी है, तो चलिए कोई ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइफ ऑफ आर्ट, ठीक है।
लाइफ ऑफ आर्ट नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में, लाइफ ऑफ आर्ट पुस्तक में जो है इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पुनर्जागरण मतलब है ना, पुनर्जागरण का जो है, जो मूर्ति कला के क्षेत्र में और शिल्प कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ इटली में, उस परिवर्तन का संदर्भ देते हुए इन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पुस्तक में, है ना, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में इन्होंने, इस पुस्तक में इन्होंने इन्होंने पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग किया, है ना। पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग किया, ठीक है। पहली बार प्रयोग इटली की, पूरी बात लिखते हैं, की इटली की जो मूर्तिकला और शिल्प कला थी उसके लिए किया था, ठीक है। इटली की मूर्तिकला व शिल्प कला के क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लिए किया, के क्षेत्र में हुए परिवर्तन के लिए किया, परिवर्तन के लिए किया, ठीक है। ये बात हो गई जॉर्जियो वैशारी की, है ना। और ये जो प्रयोग किया था, ये किया था लगभग इसने 18वीं सदी की बात है लगभग, है ना, 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में इसने पुनर्जागरण शब्द का जो है प्रयोग किया था। अब पुनर्जागरण शब्द पहली बार प्रयोग हुआ लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। 18वीं सदी के लगभग की बात है ये, 18वीं सदी आप लिख सकते हैं, 18वीं सदी के लगभग, ठीक है, 18वीं सदी की बात है। तो पॉपुलर इतना हो नहीं पाया, ये ध्यान रखना। अब इसको लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया या इसको और आगे फैलाने का काम जो किया, वो हम यहाँ पे 2 नंबर पे लिखेंगे, दिद्रो। दिद्रो का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, दिद्रो या दिदेरो भी इसको पढ़ लेते हैं या लिख देते हैं, दिदेरो, ठीक है। ये फ्रांसीसी विद्वान है और फ्रांस के जो विद्वान आपने पढ़े होंगे, मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, ऐसे विद्वानों के बाद दिदेरो का नाम ही आता है, जिन्होंने फिलोसॉफिकल थॉट्स नाम से एक शानदार पुस्तक लिखी और एनसाइक्लोपीडिया का संपादन किया, विश्वकोश का संपादन भी इन्होंने ही किया था। तो बड़े महान विद्वान थे ये, और इन्होंने जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों के लिए इसने जो है पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा दिद्रो के बारे में कि कला और साहित्य के क्षेत्र में, है ना, कला व साहित्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों हेतु पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि साहित्य व कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया, यह पूछा जाता है ना। तो ध्यान रखना, दिद्रो ने किया था, है ना। इस शब्द को यानी पुनर्जागरण शब्द को लोकप्रिय इन्होंने बनाया। मैं यहाँ पे एक और बात लिख रहा हूं, पुनर्जागरण शब्द को, पुनर्जागरण शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले भी यही थे ना, लोकप्रिय बनाया, ठीक है। और इनकी जो रचना है वो भी आप ध्यान रखें, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, रचना का नाम जो है वो है, एक तो फिलोसॉफिकल थॉट्स इन्होंने लिखा था, है ना, फिलोसॉफिकल थॉट्स की रचना की, है ना, फिलोसॉफिकल थॉट्स, हो सॉरी, थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, फिलोसॉफिकल थॉट्स लिखा,
है ना, फिलोसॉफिकल थॉट्स इन्होंने लिखा था, इनकी रचना है ना। और एक इन्होंने क्या किया था, जो विश्वकोश है, विश्वकोश है ना, एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, इसका संपादन किया था ना, संपादन किया था, संपादन किया। इसमें बहुत सारे विद्वानों की रचनाएं थी, ठीक है। तो ये काम किया था दिद्रो ने, और दिद्रो ने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था कला व साहित्य के लिए, जो कि और लोकप्रिय जो बनाया, पुनर्जागरण शब्द को लोकप्रिय बनाने का काम भी दिद्रो का जाता है, दिद्रो को जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ये लाइफ ऑफ आर्ट जो है, ये भी शानदार पुस्तक है वैशाली की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब विज्ञान के लिए जो पुनर्जागरण शब्द का जो प्रयोग किया था विद्यार्थियों, वो किया था बेंकन ने, है ना, फ्रांसिस बेंकन ने। ध्यान रखना, एक रोजर बेंकन और हुए हैं, वो काफी पहले हो गए थे, रोजर बेंकन। रोजर बेंकन जिन्होंने आपस मेयस नाम से एक रचना लिखी थी, वो अलग रोजर बेंकन है ना। ये जो बेंकन मैं लिख रहा हूँ, ये अलग बेंकन है। इन्होंने तो आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी एक कथन बोला था कि सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री होती है, ये है ये वाले बेंकन, है ना। और इन्होंने इस वाले बेंकन ने कहा था कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। वाकई गजब की बात कही, और इतिहास ही वो है जो मानव को बुद्धिमान बनाता है। मतलब हमारे जितने भी रिश्ते बन रहे हैं ना, मम्मी पापा के, भाई बहन के, पति पत्नी के, यार दोस्तों के, जो भी रिश्ता इस संसार में बन रहा है, इतिहास की वजह से है। आपको यदि आपका इतिहास पता नहीं हो ना, तो आप अपने पापा को पापा नहीं बोलोगे। कैसे बोलोगे बताओ, जब आपको आपका इतिहास पता नहीं है कि ये मेरे पापा हैं। इतिहास की वजह से ही तो आपको पता चला कि मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरु हैं, है ना। तो इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये तय बात है। बिना इतिहास के मनुष्य पशु के बराबर हो जाएगा। जैसे पशु को पता नहीं रहता, पशु को भी पता रहता है अपना इतिहास कुछ तो, है ना। तो इतिहास बड़े काम की चीज है। और बेंकन ने पहली बार ये बात कही थी कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो वही बेंकन के बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बेंकन, फ्रांसिस बेंकन इनको कहा जाता है। ये फ्रांस के थे ना, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ध्यान रखना, फ्रांस के थे, ठीक है। फ्रांसिस बेंकन की मैं बात कर रहा हूँ। बेंकन ने पुनर्जागरण शब्द का जो प्रयोग किया था, वो किया था विज्ञान के लिए, है ना, विज्ञान के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। ये बात मैं लिख दे रहा हूँ, विज्ञान के लिए पुनर्जागरण, विज्ञान के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। विज्ञान के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बेंकन ने, बेंकन की कुछ रचनाएं हैं, जैसे नोवम ऑर्गनम है ना, न्यू अटलांटिस है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है। तो ये पूछी जाती है बेंकन की रचनाएं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंकन की रचनाओं को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। बेंकन की रचना हो या बेंकन का कथन हो, सभी पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेंकन की रचना और कथन। तो मैं रचनाओं को जो है यहाँ पर लिखना चाहूँगा। बेंकन की रचनाएं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, वैसे जगह है, आ जाएगा वैसे यहाँ पर भी। मैं यहाँ पर इसके कथन लिखता हूँ, रचनाओं को वहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। देखो बेंकन ने क्या कहा था, एक तो ये कहा था कि सत्य सत्य सत्ता की नहीं, सत्य सत्ता की नहीं, समय की पुत्री है, समय की पुत्री है। सत्य जो है ना, वो समय की पुत्री है, सत्ता की पुत्री नहीं है। मतलब मान लो किसी के पास में सत्ता है, ताकत है, तो वो सत्य को कुछ देर के लिए छिपा के रख सकता है, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। और समय पुत्री को जन्म, समय की पुत्री है कौन, सत्य, है ना। तो समय जो है उसको जन्म दे ही देगा, समय पाकर, समय पाकर सत्य को जन्म दे देता है। किसी भी सत्ता के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सत्य को छुपा के रखे। हाँ, कुछ समय के लिए गुमनाम जरूर रख सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो सत्य है उसको अभी उजागर कर दो, और आगे से जब हम उजागर करते हैं ना, तो उसका हमको दंड नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए देखो, कोई भी गलती हो जाए तो बड़े ही शानदार तरीके से और उसको स्वीकार लो, उसी में भलाई है, मेरी तरह मत किया करो। देखो मैं क्या करता हूँ, कोई भी गलती हो जाती है ना, तो बड़े ही
उस पर गहन चिंतन करने के बाद एक बंद कमरे में यही सोचता हूँ, एक कोने में जाकर, कि ये जो गलती हो गई इसको किसके ऊपर दोषारोपण किया जाए, है ना। तो आप लोग ऐसा मत करना, गलती स्वीकार लेना, ठीक है। दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला, सत्य एक दिन उजागर होगा, ये तय बात है। बैंकन साहब ऐसा कह रहे हैं और मेरा भी यही मानना है, ठीक है। तो चलिए दूसरी बात, दूसरा जो इनका कथन है वो ये है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ठीक है, बनाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो ये दो कथन हो गए इसके। अब मैं यहाँ पर इनकी रचनाएं लिख लेता हूँ ना। बैंकन की रचनाएं, मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, बैंकन बैंकन की रचनाएं, ठीक है, बैंकन की रचनाएं। तो बैंकन की सॉरी, बैंकन की रचनाओं में देखो कौन कौन सी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जैसे नोवम ऑर्गम, है ना, नोवम नोवम ऑर्गम बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, नोवम ऑर्गम, है ना, इसको ध्यान रखना। एक है न्यू न्यू अटलांटिस, है ना, न्यू अटलांटिस, ठीक है, न्यू अटलांटिस है। सॉरी, इसके अलावा एक रचना और आती है इनकी, वो आती है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, एडवांसमेंट एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये रचना आती है। बैंकन जो थे इन्होंने विद्यार्थियों विवेक पर बल दिया था, तर्क पर बल दिया था ना, तर्क पर इन्होंने जो है बल दिया था, ये बात ध्यान रखना, तर्क पर बल दिया, और ईश्वर सिद्धांत को इन्होंने खारिज किया था, है ना, ईश्वर सिद्धांत को ईश्वर सिद्धांत को इन्होंने जो है खारिज किया था, ठीक है, मैंने क्रॉस मार दिया है, ईश्वर सिद्धांत को खारिज किया और तर्क पर इन्होंने बल दिया था, ठीक है। ये थे बैंकन साहब, बड़े महत्वपूर्ण थे। और बैंकन ने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग विज्ञान के लिए, सॉरी हाँ, विज्ञान में जो नवाचार हुआ था उसके लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग बैंकन ने किया था, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। कोई भी सवाल मैं दावा कर सकता हूँ बैंकन से बने या दिदरो से बने, आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसे दिदरो में हम और पढ़ेंगे, फिलोसॉफिकल थॉट्स वगैरह, सॉरी इसमें क्या है, विश्वकोश में किन किन की रचनाएं शामिल होती हैं, वो सारी चीजें आती हैं। प्रबोधन काल में हम इसको और डिटेल से पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो इतना ही पढ़ाते हैं बस, है ना, कि मतलब पुनर्जागरण से यदि दिदरो का कोई सवाल बनता है तो सिर्फ इतना ही बनेगा कि कला व साहित्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दिदरो ने किया। दूसरा बन सकता है तो ये लोकप्रिय बनाने वाला बन सकता है, इससे ज्यादा रचनाओं पे मुश्किल है। लेकिन प्रबोधन काल से यदि कोई सवाल आता है तो इसकी रचनाओं से और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि दिदरो कहाँ के थे, ये सवाल बन सकता है ना। तो वैसे मैंने बात कर ली है, दिदरो फ्रांस के थे, ये सारी चीजें हो ही गई हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वैशाली वाला, बैंकन वाला, बैंकन की रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो पहला जो पॉइंट है, समय सत्ता की नहीं, सॉरी सत्य सत्ता की नहीं समय की पुत्री है, ये भी पूछा जाता है ना, इसलिए आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं आता हूं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर, कि इसकी कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं कि कुछ किसी विद्वान ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी, उसकी बात हम करेंगे। जैसे जॉर्ज विलियमसन ऐसा मानते हैं कि पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति थी, है ना, पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति थी जिसने मानवता को मध्ययुगीन जड़ता से बाहर निकालकर और आधुनिकता की ओर अग्रसर किया, है ना। ऐसा हमको कौन बताते हैं, ये हमको बताते हैं विलियमसन, ठीक है। उसके अलावा हुइजिंगा नाम से एक बड़े विद्वान हुए थे, हुइजिंगा। हुइजिंगा का मानना था कि पुनर्जागरण एक ट्रांजिशनल सिचुएशन थी, है ना, एक संक्रमणकालीन स्थिति थी जिसमें कौन के किसके, देख संक्रमणकालीन स्थिति का मतलब है कि दो कालों के बीच की स्थिति, उसको बोलते हैं संक्रमण काल, है ना, दो कालों के बीच की, यानी कि दोनों कालों की अलग अलग स्पष्ट विशेषताएं रही हों, लेकिन उनके बीच का कुछ काल ऐसा होता है जो दोनों विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों के बीच की संक्रमण स्थिति
पुनर्जागरण थी जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए, ऐसा कहते हैं हुई जिंगा, है ना। क्या कहते हैं ऐसा, कौन कहते हैं ऐसा, हुई जिंगा कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो है एक बड़े विद्वान है जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जैकब बुर्कहार्ट, जिन्होंने एक बड़ी पुस्तक भी लिखी थी, सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा, है ना। सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा नाम से एक पुस्तक लिखी थी 1860 में, जो कि पुनर्जागरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। ध्यान रखना, पुनर्जागरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक जैकब बुर्कहार्ट की है, जो 1860 में लिखी गई थी। उन्होंने भी जो है पुनर्जागरण का जो अर्थ बताया, वो बताया था मानवता की खोज, है ना, मानवता की खोज, जिसमें स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति को एक नई दिशा मिली थी, है ना। पुनर्जागरण क्या थी, एक मानवता का फिर से जगना थी, ठीक है, मानवता की जो है फिर से जगना कहें या मानवता को फिर से खोजना कहें, ठीक है, ऐसा बताते हैं हमको जैकब बुर्कहार्ट। जैकब बुर्कहार्ट ये कहते हैं कि जो पुनर्जागरण है वो मानवता की खोज है, जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता और उसकी आत्म अभिव्यक्ति को एक नई जो है नई दिशा दी, या उसको एक नया स्वरूप दिया, है ना, ऐसा हमको कहते हैं, ठीक है। तो इन तीन परिभाषाओं की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पर 2-3 विद्वानों की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखाना चाहूँगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और यदि कोई मेंस एग्जाम वगैरह दे रहा हो तो मेंस के लिए भी ये शानदार कंटेंट है, चाहे यूपीएससी मेंस हो या आरएएस मेंस हो, या किसी भी स्टेट का मेंस हो, ठीक है, या कॉलेज की कोई एग्जाम हो, कॉलेज की एग्जाम में भी ये शानदार साबित होगा ना। ये इतना कंटेंट है, इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम जो है आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। पहली बार प्रयोग जो हुआ पुनर्जागरण शब्द का, वो आपने देख ही लिया। अब हम विद्यार्थियों आगे की चर्चा करते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ना। आगे जब हम इसका जो क्षेत्र पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत आनंद आने वाला है, बड़ा शानदार टॉपिक है। और आप इसको रुचि के साथ पढ़ोगे ना, तो और भी ये मान मान के चलो सोने पे सुहागा होगा। मेरे लिए भी ये गर्व की बात होगी कि आप लोग मेरे से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अन्य सारे लोग मेरे से जो है एंशियंट पढ़ चुके हैं। एंशियंट अभी चल रहा है, राजस्थान का इतिहास पूरा करवा चुका हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर और राजस्थान इतिहास को भी देखें, प्राचीन भारत को भी देखें, और अभी ये शुरू कर दिया है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, और जो है आप इसको देखो तो डाउनलोड करके मत देखना, ऑनलाइन मोड पे ही देखना, ठीक है, ताकि मेरा जो बेनिफिट है वो मुझे मिल जाए, है ना। आप डाउनलोड करके देखते हैं ना, तो मेरा वॉच टाइम नहीं जुड़ता, है ना, और कम से कम चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए, इतना तो आप कर देना। अच्छे व्यूज आएंगे तो मेरे अंदर एक ताकत बनी रहेगी, और मैं द्रुत गति से काम करूंगा, ठीक है। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आप लोगों का पक्का साथ दूंगा, और इस क्लास को अपन करीब 1.5 घंटे की समथिंग रखा करेंगे, ताकि आपका कोर्स जो है समय पे हो सके, और आप उसका 2-3 बार रिवीजन कर सकें एग्जाम से पहले, है ना, तभी फायदा होता है, वरना फिर ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता, ठीक है। वैसे भी आपने यदि अन्य सेगमेंट कर रखे हैं तो इसको आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए परिभाषा की बात कर लेता हूँ, है ना। परिभाषा, परिभाषा देखो आप, मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। एक तो सीधी सी बात है, कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसने यूट्यूब चैनल ओपन किया है और वो पढ़ा रहा है या अन्य किसी भी प्रकार के वीडियोस डाल रहा है, तो उसका एक मोटिव तो अवश्य रहता है प्रसिद्धि की लालसा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रसिद्धि की लालसा उसका पहला कारण रहा हो। अब प्रसिद्धि तो देखो, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं ना, जैसे 5 मिनट का वीडियो बना दिया कि इस एग्जाम में ये कट ऑफ रहेगी, सबसे सटीक आंकड़ा ये, ऑथेंटिक आंकड़ा ये, प्रमाणिक स्रोतों से ये, बस इस प्रकार के वीडियोस बनाओ, उसमें अच्छे व्यूज़ मिलते हैं और वॉच टाइम अच्छा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन मैं इस चैनल को कोई न्यूज़ चैनल बनाना नहीं चाहता,
अन्य सब्जेक्ट के मतलब करंट अफेयर्स वाला चैनल भी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं ना वो ज़्यादा सर्च में जाते हैं, वो सर्च टॉपिक होते हैं, इसलिए उन पे व्यूज अच्छे आते हैं और चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। और जो भी है इससे मतलब बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं होती यूट्यूब से, लेकिन फिर भी जो भी है उसका हो जाता है कि मन में एक ये रहता है कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन आप उठा के देखना इतिहास में आपने इस चैनल का पिछले 7 महीने से मैं इस पर कंटिन्यू 8 महीने हो गए कंटिन्यू इस पर काम कर रहा हूँ। इतिहास विषय के अलावा मैंने अन्य कोई वीडियो नहीं डाला है, एक आधा वीडियो को छोड़ दूँ तो। शॉर्ट डालता हूँ तो भी इतिहास की डालता हूँ, पूरी क्लास डालता हूँ तो भी इतिहास की डालता हूँ, भले ही चैनल मोनेटाइज हो नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए ये मतलब दिशा से भटके आप। क्योंकि जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और मैं कोई ऐसा वीडियो डालूंगा जिसका इतिहास से कोई लिंक ही नहीं है, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन बजेगा, और जब आप देखेंगे कि सर ने कुछ डाला है फिर जाके पता चला कि वो इतिहास का है ही नहीं, आपके सब्जेक्ट का ही नहीं है, आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप डिस्टर्ब होंगे। इस चक्कर में मैंने ऐसा वीडियो नहीं डालता हूँ मैं। और मेरे से बहुत से लोग कहते हैं यार आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 400 के समथिंग वीडियोस डाल चुके हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही पद्धति को क्यों अपना रहे हैं, आप बदल क्यों नहीं लेते, सब्जेक्ट बदल लो या आप जो है सर्च टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने कहा भैया मैं नहीं कर सकता, मैं इतिहास के लिए हूँ और इतिहास के लिए ये चैनल है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों के लिए ये चैनल है, आप लोग इसको जितना प्रसारित करेंगे उतना मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहेगा और मोटिवेशन मिलेगा, और ताकत से मैं काम करूंगा। और आपको मैं दावा करता हूं कि इतिहास विषय का एक भी बिंदु ऐसा नहीं रहेगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, सारी चीज़ों को क्लियर करके बताऊंगा। चलिए बहुत हो गया, अब आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और नहीं लगे तो भी कर देना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपका एक शेयर किसी को मान लो नौकरी दे देता है, मतलब आपने शेयर किया और मान लो उसकी वजह से कोई पढ़ने लग गया और उसको नौकरी मिल गई, तो उसकी 3 पीढ़ियों को खाना मिल जाएगा आपका एक शेयर करने से। और नहीं भी मिलेगा ना तो कम से कम मेरा तो फायदा हो ही जाएगा, और का हो नहीं हो। ठीक है, तो शेयर करोगे तो फायदा फायदा होगा, नुकसान आपका कुछ नहीं है। तो चलिए अब आते हैं इधर परिभाषा की ओर बात करते हैं। परिभाषा में पहली परिभाषा मैं लिखना चाहूंगा विलियमसन की, है ना। विलियमसन विलियमसन ने ये कहा कि पुनर्जागरण जो है वो एक बौद्धिक क्रांति थी जिसने मध्ययुगीन जड़ता से मानवता को आधुनिकता की ओर धकेला, या जो है आधुनिकता की ओर मानवता को आधुनिकता की ओर प्रसारित किया, इस प्रकार से वो कहते हैं। विलियमसन क्या कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखकर आपको समझाना चाहूंगा। विलियमसन ने ये कहा कि पुनर्जागरण पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति थी। क्या थी? बौद्धिक क्रांति थी। पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति थी जिसने मानवता को मध्ययुगीन मध्ययुगीन जड़ता से मुक्त करके आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। ठीक है, ठीक है। तो पुनर्जागरण क्या था? इनके अनुसार, विलियमसन के अनुसार, पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति थी जिसने मानवता को मध्ययुगीन जड़ता से मुक्त करके आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। यहाँ पे एक जड़ता शब्द आया है, इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये जड़ता क्या है। देखो जड़ता क्या होता है विद्यार्थियों, जड़ता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ, देखो जड़ता जो फिलोसफी है ना, फिलोसॉफी मतलब दर्शन शास्त्र, उसमें संपूर्ण जगत को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक चेतन और एक जड़, है ना। चेतन और जड़, जैसे आपने पढ़ा होगा जो विज्ञान है उसमें संपूर्ण विश्व को 2 पार्टों में बांट देते हैं हम, एक जैविक और एक सजीव और एक निर्जीव, है ना। सजीव और निर्जीव में बांटते हैं। उसी प्रकार जो पर्यावरण में है जैविक घटक और अजैविक घटक, है ना। जैसे जैन फिलोसफी में बांटा गया जीव और अजीव, ऐसे ही
फिलॉसफी में संपूर्ण ब्रह्मांड को कहें या पूरे विश्व को कहें, जो भी है, जो भी हमको दिख रहा है या जो भी है, उस सबको दो पार्टों में बांटा, जड़ और चेतन। चेतन है ये बोलने वाला, और ये शरीर जो है वो जड़ है, ये बोर्ड जड़ है, ये जो आंखों से दिख रहा है ना वो सब कुछ जड़ है, फिलॉसफी ये मानती है। और जो ये बोल रहा है ये चेतन है ना। और ये जो बोल रहा है ना, ये चेतन क्यों है? क्योंकि इसमें लगातार हलचल होती है। यह मतलब चेतन, चेतन जो है उसी के अंदर तो हलचल होगी, और जो चीज जड़ है, जो निर्जीव है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। तो इसको जड़ता कहा है, मध्ययुगीन में जो हुआ उसको जड़ता कहा है ना। विद्यार्थियों जस्ट एक कॉल आ रहा है। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन अभी कॉल बज रहा है, हम बात नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ साइड में। हाँ, हाँ, तो आप जड़ता समझ गए होंगे। जड़ता का मतलब परिवर्तन का जो विरोध करे वो गुण, वो कहलाता है जड़ता। ठीक है। और मध्यकाल में परिवर्तन तो ये चाहते नहीं थे, ये तो कहते थे कि सब कुछ भ्रम है, सब कुछ भ्रम है, सॉरी, ये मिथ्या है, जो हमें दिख रहा है वो सब मिथ्या है, और सत्य है तो सिर्फ ईश्वर है, और वो दिखता नहीं है, वो चेतन, वो चेतना जो है वही सत्य है बस, है ना। तो उस जड़ता से मुक्त करा के और आधुनिकता की ओर जो अग्रसर किया जिस बौद्धिक क्रांति ने, उस बौद्धिक क्रांति को पुनर्जागरण नाम दिया विलियमसन ने। ठीक है, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। अब मैं दूसरी परिभाषा बताना चाहूंगा, वो है किसकी, जैकब बुरकहार्ट की बात करें, और उससे पहले मैंने एक नाम और बताया था, हुइजिंगा, है ना। हुइजिंगा की बात कर लेता हूं मैं। ह्यू ह्यूजिंगा, ह्यूजिंगा ये आधा है, पूरा ये यति है ना, ह्यूजिंगा। ह्यूजिंगा जो हैं वो ये मानते हैं कि पुनर्जागरण एक ट्रांजिशनल सिचुएशन थी, है ना। ट्रांजिशनल सिचुएशन थी किसके बीच की? मध्यकाल और आधुनिक दोनों के बीच की एक संक्रमणकालीन स्थिति थी, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, है ना। इनका मानना क्या है कि पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मध्यकालीन, मध्यकालीन व आधुनिक युग, मध्यकालीन व आधुनिक युग के बीच की, बीच की संक्रमणकालीन स्थिति थी, संक्रमणकालीन स्थिति थी, जिसमें, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान आदि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, आदि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। ठीक है, आदि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों को हुइजिंगा ने पुनर्जागरण कहा। किसके बीच में परिवर्तन हुए थे? मध्यकालीन व आधुनिक युग के बीच में। और उस स्थिति को इन्होंने ट्रांजिशनल सिचुएशन कहा है ना। रिनेंसा इज ए ट्रांजिशनल सिचुएशन बिटवीन मिडाइवल एंड मॉडर्न एज, है ना, ऐसा ये कहते हैं। और क्या परिवर्तन हुए थे? ये परिवर्तन आर्ट एंड कल्चर और साइंस इसमें हुए थे। ठीक है, लिटरेचर वगैरह में। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर की। ठीक है, हुइजिंगा की बात हमने कर ली। अब जैकब बुरकहार्ट की बात और मैं करने वाला हूँ। तीसरे नंबर पे आप डाल दीजिए जैकब बुरकहार्ट, जैकब बुरकहार्ट। ठीक है, जैकब बुरकहार्ट की बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, जैकब बुरकहार्ट जो कहते हैं हमें, वो ये कहते हैं कि पुनर्जागरण जो थी वो मानवता की पुनः खोज थी, है ना। पुनर्जागरण क्या थी? मानवता की पुनः खोज थी, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति को एक नया स्वरूप मिला था, ऐसा हमको कहते हैं जैकब बुरकहार्ट। क्या लिखते हैं ये कि पुनर्जागरण इनके लिए क्या है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण पुनर्जागरण मानवता की पुनः खोज थी,
मानवता की पुनः खोज, मानवता की पुनः खोज थी, ठीक है, पुनः खोज थी, जिसमें 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 मानव की स्वतंत्रता, जिसमें मानव की स्वतंत्रता व जिसमें मानव की स्वतंत्रता व आत्म अभिव्यक्ति को, आत्म अभिव्यक्ति को नया स्वरूप मिला, नया स्वरूप मिला, ठीक है। ऐसा हमको कौन बताते हैं पुनर्जागरण के बारे में? जैकब बुरकहार्ट बताते हैं। ये ध्यान रखना, जैकब बुरकहार्ट ने सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां नाम से 1860 में एक पुस्तक लिखी थी। वह पुस्तक पुनर्जागरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं इस बात को और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्या पुस्तक क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले कि पुनर्जागरण काल की, पुनर्जागरण काल के ऊपर, पुनर्जागरण काल की पहली पुस्तक नहीं थी, ध्यान रखना, पुनर्जागरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक, है ना। पुनर्जागरण काल की तो बहुत सारी आती है ना, मतलब दांते की डिवाइन कॉमेडी से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और भी बहुत सारी है ना, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, है ना। पुनर्जागरण के ऊपर, ये ध्यान रखना, है ना, पुनर्जागरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक, पुनर्जागरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक जैकब बुकहार्ट की मानी जाती है, है ना। कौन सी पुस्तक है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पुस्तक का नाम, वो है द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां, है ना, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां, है ना। ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां नाम से ये पुस्तक लिखी थी। कब लिखी गई थी? ये 1860 ईस्वी में लिखी गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिविलाइजेशन, है ना, CIVILIZATION, ठीक है। सिविलाइजेशन वैसे आप जानते होंगे, मेरी अंग्रेजी इतनी ही है, ठीक है, जितनी मैंने लिख दी। ये सही हो गलत हो जो भी है, ये है, आप अपने स्तर पर देख लेना, ठीक है। और चलिए आप इसको उतारें। ये था पुनर्जागरण की परिभाषा वाली बात, हमने यहाँ पे कर ली है। बढ़िया तरीके से आप इसको उतारें, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अब हम आगे की बात करेंगे कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे, ठीक है। तो कितना समय हुआ है हमारा? मुझे लगता है क्लास का समय हो गया है, 1 घंटे लगभग हो गया है। तो जितना भी है, अब हम आगे की बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताना, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना, ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन बना रहे। अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मेरे अंदर एक ताकत मिली रहेगी विद्यार्थियों, और मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। और मैं दावा करता हूं कि ऐसा आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और पढ़ाया है तो मुझे बताना कि क्या यही पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, इतना डिटेल में पढ़ाया है। अभी तक हम परिचय किए हैं ना, परिचय में पूरा क्लास चली गई, और भी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त है क्योंकि कोर्स करवाना भी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।